पिगमेंटेशन, मेलास्मा और फ्रैकल्स सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला मसला है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रेजेंटेशन है, आई थिंक इतनी किसी और मसले की नहीं है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि पिगमेंटेशन आती कहाँ से है, होती कैसे है और इसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको पिगमेंटेशन आपके फेस के ऊपर लेके आ रहे हैं। नंबर 1 कॉज इज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ क्रीम्स, जिसमें मैं ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकती, जो सैलॉन्स वाले दे रहे हैं, जो कुछ डॉक्टर्स जो क्वैक्स टाइप डॉक्टर्स हैं वो भी फॉर्मुलेशंस बना के दे रहे हैं, कुछ मेडिकल स्टोर वाले खुद बना के ऐसी क्रीम्स को बेच रहे हैं। कोई भी क्रीम जो इस किस्म की किसी मशकूक डब्बी में विदाउट एनीथिंग, इवन पाकिस्तान के मेक के साथ स्टिकर्स लगे हुए हैं ऊपर, डोंट यूज दैट। आपका जिस चीज का आपको नहीं पता, प्लीज उसको मत यूज करें। जब आपके फेस पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन आती है, आप बहुत बेचैन हो जाती हैं, आप एकदम से भागती हैं, परेशान होती हैं, और उस सूरत में आपको 200, 250, 300, 400, 500 रुपए में जो सोल्यूशन मिलता है वो आप लगा लेती हैं, जो आपको टेम्परेरीली 2-4 महीने के लिए रिलीफ तो दे देती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक ऐसा ना खत्म होने वाला छाइयों का सिलसिला शुरू होता है और आपकी स्किन की तबाही का वो सफर शुरू होता है जो कभी वापस पलट के आपकी स्किन को नॉर्मल फिर नहीं कर सकता। ये इरिवर्सिबल डैमेज है, कैंसर कॉजिंग डैमेज है। इसको आप अच्छी तरह समझ लें। आपको रंग गोरा करने का शौक है, आपको रंग अच्छा करने का शौक है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, आई एम विद यू, मैं इसीलिए बैठी हूँ यहाँ पे। बट द पॉइंट इज दिस दैट चूज द राइट पाथ। गलत रास्ते पे मत जाएं, शॉर्टकट्स हमेशा गलत होते हैं। अब हमने बात कर ली कि आपने ये डिफरेंट किस्म की क्रीम्स यूज नहीं करनी। नंबर 2, बेतहाशा ऐसे पेशेंट्स और ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास फाइलें लेके आ रहे हैं जिनको किसी जमाने में किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने, किसी डायबिटिक स्पेशलिस्ट ने, या किसी हार्मोनल स्पेशलिस्ट ने, या कहीं किसी ने कोई दवाई थोड़ी सी पिगमेंटेशन उतारने के लिए यहाँ पे कहा कि भाई यहाँ पे लगा लेना, यहाँ पे लगा लेना। लेकिन हुआ फिर क्या कि जी हम डॉक्टर के पास तो दोबारा गए नहीं। हमने साल हर साल 5 से 6 साल गुजर जाते हैं और हम वही क्रीम्स डॉक्टर साहब, जब मेरा दिल करता है मैं ये क्रीमें खरीद लाती हूँ और मैं फिर से यूज करना शुरू कर देती हूँ। ये दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। ये करने से आपकी स्किन वहां से बिल्कुल पतली हो जाती है, स्किन की लेयर्स उड़ जाती हैं, नीचे से आपको कैपिलरीज नजर आना शुरू हो जाती हैं, आप धूप में नहीं निकल सकती, आप चूल्हे के पास खड़ी होती हैं, मुंह आपका लाल हो जाता है, हीटर के पास आप नहीं बैठ सकती, गर्म पानी आप नहीं यूज कर सकती, एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद जब स्किन पतली से पतली होती जाएगी तो फिर क्या होगा वो एक अलग स्टोरी है। सो स्टॉप यूजिंग ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स एंड ऑल दिस स्टफ जो किसी डॉक्टर ने एक दफा लिख दिया। उसने डेफिनेटली कहा होगा कि महीने 2 महीने बाद दोबारा मेरे पास आइएगा, मैं चेंज कर दूंगी या चेंज कर दूंगा, लेकिन पेशेंट्स वापस नहीं जाते क्योंकि उससे पिगमेंटेशन थोड़े दिन के लिए उतर जाती है तो बस ठीक है, वो बार बार लेके यूज करते रहते हैं। नंबर 2 है जी, आइडेंटिफाई करें द रियल रीजंस बिहाइंड योर पिगमेंटेशन। हर कस्टमर, हर क्लाइंट, हर पेशेंट डिफरेंट है। जैसे ही आप प्रेगनेंसी की तैयारी शुरू करें, प्रीनेटल आपको आयरन लेना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको आयरन से कॉन्स्टिपेशन होती है तो प्लीज कॉन्स्टिपेशन को हैंडल करने के 10,000 और तरीके हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आयरन ना लें क्योंकि मुझे कब्ज हो जाती है। उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे कि जी आयरन लेने से जो कॉन्स्टिपेशन होती है या जो प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन होती है, जिसमें आप लेग्जेटिव्स यानी जुलाब लाने वाली दवाइयां भी आपको अलाउड नहीं होती क्योंकि वो अबॉर्शन कर सकती हैं, प्री मैच्योर लेबर पेन कर सकती हैं, तो फिर आपने करना क्या है उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। नंबर 1, आपने आयरन लेना है, आयरन का लेवल चेक करते रहना है। इसके अलावा विटामिन D3, मैग्नीशियम, B12, कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी पिगमेंटेशन लोगों में बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। नंबर 4, सन ब्लॉक जो आजकल हमारे यहाँ बन रहा है, यूज़ हो रहा है, लग रहा है, इंतहाई लीथल है, बहुत पॉइजनस है। आपने अगर सन ब्लॉक यूज़ करना है, प्लीज़ 2-3 हज़ार तरह का मेकअप लेना, आई शेड्स, आई पैलेट, तरह तरह की BB क्रीम्स, फाउंडेशन, ये लेना बंद कर दें। एक अच्छा सन ब्लॉक लें और सिर्फ वही आपकी BB क्रीम भी होनी चाहिए। मैंने इस वक्त फेस पे कोई फाउंडेशन नहीं पहनी हुई और हम अपने क्लिनिक में आपको फाउंडेशन फ्री स्किन बना के देते हैं। और अगर कोई आके चेक करना चाहे, एक्चुअली बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ मेरे क्लिनिक में शर्त लगाते हैं कि जी डॉक्टर साहबा का फेस आप वाइप से साफ करें
انہوں نے کون سی فاؤنڈیشن لگائی ہوئی ہے, فاؤنڈیشن بہت اچھی ہے. اینڈ یوزلی دے آر ویری امیزڈ کیونکہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ لگی نہیں ہوتی ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ اسکن ایسے کیسے ہے, تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ جیسے بی بی گلو ہے یا بی بی گلو ٹریٹمنٹ میں ہم آپ کے فیس میں فاؤنڈیشن ڈال کے آپ کو گلو دیتے ہیں, ہم آپ کی اسکن کو فاؤنڈیشن فری اسکن بنا کے دیں گے تھرو سیشنز اینڈ تھرو اے کسٹمائز ٹریٹمنٹ. تو وہ آپ میرے سے فاؤنڈیشن فری اسکن بنوا لیجئے, جس میں ہم نیک کا بھی کرتے ہیں, ہینڈز کا بھی کرتے ہیں, فیس کا بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک اچھی کوالٹی کا سن بلاک جو میں آپ کو بتاؤں گی, یا تو آپ باہر سے منگا لیں, یہاں پہ کہاں سے لینا ہے یا مجھ سے لینا ہے, آپ نے صرف وہی یوز کرنا ہے. the only makeup you should wear is a good skin and a lip gloss, that's it. اس سے زیادہ کہ آپ کو ضرورت ہونی نہیں چاہیے, and that is the goal of my aesthetic clinic. Number 3, sun block. آپ نے لوکل بنا ہوا نہیں لینا ہے. سن بلاک آپ نے جب لینا ہے تو ہم سے مشورہ کریں, ہم آپ کو بتائیں گے کہاں سے آپ نے ریزنیبل اور اوریجنل سن بلاک لینا ہے. سن بلاک کو بار بار اپلائی کرنا پڑتا ہے, ایک دفعہ اپلائی کرنا کافی نہیں. نمبر 4, چھتری کا استعمال کریں. سورج سے لڑائی آپ نہیں کر سکتے ہیں بھائی, سورج سے لڑائیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ہنستے ہیں, برا مناتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ان کو اڑانے دیں, لیکن ان کی اسکن آپ کی اسکن کی طرح پھر گلو نہیں کر رہی ہوگی. اس طرح کی جون جولائی کی گرمی جو کہ سندھ میں, پنجاب میں اور لاہور جیسے علاقوں میں, ہم اسلام آباد میں یہاں برا حال ہے, تو چھتری کا استعمال ہیز ٹو بی امپیریٹو, کیونکہ آپ سن بلاک تو پگھل کے یوں گیا 2 منٹ میں نیچے, تو چھتری آپ نے یوز کرنی ہے. نمبر 4, چولہے کے سامنے آپ نے سن بلاک لگایا تو چولہے کی ہیٹ سے اور ہانڈی کی ہیٹ سے وہ 2 منٹ میں پگھل کے نیچے آ جاتا ہے. لہٰذا اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ جو بھی آپ کے گھر میں آٹا گوندا ہوا ہے, اس آٹے کو آپ تھوڑا سا نرم کر لیں, اس کی چھوٹی سی روٹی چپاتی سی بنا کے یہاں لگائیں اور ادھر لگائیں, اپنے ناک پہ لگائیں, اس کو 20 to 30% آپ ڈرائی ہونے دیں, اور اس کے بعد آپ کھانا اور کوکنگ کر کے وہ روٹی اتار کے رکھ دیں. بیکاز دا ریسٹ آف آل ریسیپیز, کوئی چیز آپ کریم شریم اس حبس اس گرمی میں ٹکنے والی نہیں ہے. بیکاز آئی ہیو ورکڈ ان کچن, مجھے کوکنگ کا شوق ہے, مجھے پتا ہے کہ اس ٹائم کیسی گرمی ہوتی ہے مئی سے لے کے سپٹمبر تک, تو امیجن ہی نہیں کر سکتے ہم کہ کوئی کریم ٹک سکتی ہے. نمبر 4, ہمارا جو رول ہے نا ڈرائیونگ اینڈ پگمنٹیشن. خواتین یوزلی ڈرائیو کر رہی ہیں کراچی لاہور میں 2.5 سے 3 گھنٹے ٹریولنگ ٹائم میں. آپ ایک اپنا وہ ایک NOC ہوتا ہے جس میں آپ کو اجازت مل جاتی ہے کہ آپ اپنے گاڑی کے شیشے جو ہیں وہ ٹنٹڈ رکھ سکتے ہیں ڈیو ٹو ڈرمٹولوجیکل ریزنس. تو آپ اس میں 25%, 35%, 80-90% تک بھی اپنے شیشے ٹنٹڈ رکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک پرمٹ ہوتا ہے, وہ پرمٹ آپ لے لیں. اگر پرمٹ نہیں بھی لینا ہے تو 25% تک تو الاؤڈ ہے ٹینٹ کروانا. اور باقی آپ وہ جو ایک ڈوری والا یا دوسرا ایک سن شیڈ ہوتا ہے وہ اپنی دونوں سامنے کی کھڑکیوں پہ آپ نے لگانا ہے, رائٹ پہ بھی اور لیفٹ پہ بھی, کیونکہ سن بلاک تو پگھل جائے گا. اس لیے یو نیڈ اے فزیکل بیریئر آل دا ٹائم, جو ڈرائیونگ کے دوران آپ کی پوری ایک سائڈ کے اوپر دھوپ نہ پڑ رہی ہو. اس کے علاوہ جو اسکرین ہوتی ہے فرنٹ اسکرین, اس کے اوپر ایک بینڈ لگ جاتا ہے بلیک کلر کا نا, جس سے آپ کی جو دھوپ سامنے سے آتی ہے وہ بھی کافی فلٹر ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے ڈرائیونگ کرنے والوں نے خیال کرنا ہے, فزیکل بیریئرز کریٹ کرنی ہیں. جب گاڑی سے نکلیں تھوڑا سا دوپٹہ ڈبل کر لیں, آگے کر لیں. کوئی ہنستا ہے یار اس کو ہنسنے دیں, لیکن ٹرسٹ می ایک دفعہ پگمنٹیشن آ جاتی نہیں ہے پھر, اور اس ٹائم لوگوں کے ہنسی مذاق پہ کوئی اور شکل اختیار کر لیتے ہیں, تانوں کی شکل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, ہارمونل فیکٹرز جو ہیں نا پگمنٹیشن کے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آج کل ایک فیشن بن گیا ہے ہارمونل امبیلنس, میرے ہارمون امبیلنس ہو گئے. بھئی ہارمونل امبیلنس ہے کیا؟ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ جب پریگننٹ ہوتی ہیں تب آپ کے ہارمون چینج ہوتے ہیں, ٹین ایج پہ ہارمون چینج ہوتے ہیں, پھر پیری مینوپاز میں, مینوپاز سے 5-7 سال پہلے چینج ہوتے ہیں, پھر مینوپاز میں چینج ہوتے ہیں. یہ ہے نیچرل ردم آف چینجنگ یور ہارمونس. ابھی جو ہماری زندگی بن چکی ہے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو لائف سٹائل ہے, اس میں ہم نے ہارمونل چینجز کے اندر ایک شوق کریٹ کر دیا. وہ شوق ہے جی ہمارا لائف سٹائل کا شوق. لائف سٹائل کے شوق کی وجہ سے ہمارے جو ہارمونز پیدا کرنے والے جو آرگنز ہیں وہ کون کون سے ہیں. یہاں ہمارا گروتھ ہارمونز, ادھر پیٹوٹری گلینڈ ہے, یہاں سے پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں پہ اور گلینڈز موجود ہیں جہاں سے مین ہارمونز نکل رہے ہوتے ہیں. پھر تھائرائڈ آ جاتا ہے. اس کے بعد نیچے یہاں پہ کڈنی کے اوپر ایڈرینل گلینڈز ہیں. اس کے بعد اووریز ہیں نیچے, اور اس کے بعد مردوں میں دوسرے آرگنز ہیں. میں ابھی عورتوں کی بات کر رہی ہوں. اس سارے ایکسس کو نا, یہ ہے ہائپوتھیلمس, یہ
ہے पिट्यूटरी, ये है थायराइड और ये है ओवरीज। इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल ओवेरियन हार्मोनल एक्सिस। काफी मुश्किल सा नाम है ना, इसको नाम को लेते हुए बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन मैंने इसको आसान इसलिए कर दिया है कि आप इसको इंटरनेट पे सर्च करें कि हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं, पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं, थायराइड से क्या निकल रहा है, ओवरीज से क्या निकल रहा है, एड्रिनल से क्या निकल रहा है। अब ये सारे हार्मोन्स जो है ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे एक रावल डैम है या तरबेला डैम है, उसके फर्ज करें 200 गेट हैं या 100 गेट हैं, ये सारे गेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी अगर 2 गेट खुले हुए हैं तो 5 गेट बंद हैं। देयर इज एन इंटीग्रेटेड वे, जिस तरह से डैम का पानी कंट्रोल हो रहा होता है, और डैम के गेट बंद होना और खुलना जो है उसका एक कंट्रोल सिस्टम है पीछे, जो हमारा ब्रेन है। अब अगर आप मुझे कहें जी मेरा थायराइड बहुत डिस्टर्ब है, ओके जी मुझे समझ आ गई डिस्टर्ब है, अच्छा उधर से आपकी ओवरीज भी डिस्टर्ब है, ठीक है। तीसरा आपका एड्रिनल भी डिस्टर्ब है, बिकॉज ये कहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है, ये कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, ये सवाल कोई नहीं मुझसे पूछता। और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोग खुद इस पर रिसर्च करें और पढ़ें कि ये सारा कुछ डिस्टर्ब होता है हमारे बैड लाइफ स्टाइल से। जब आप चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, फजूल का चीज खाते हैं, जब आप बहुत ज्यादा बेकरी खा रहे हैं, स्वीट बहुत खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, डेयरी खा रहे हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, रात को नींद पूरी नहीं हो रही लोगों की, सर्केडियन रिदम खत्म हो चुका है। अच्छा इसके अलावा कंपटीशन, हसद, जेलसी, एक दूसरे से मुकाबला, वो मुझसे आगे निकल गया, वो मुझसे पीछे रह गया, उसने तरक्की कर ली, मेरे साथ ये हो गया। मुझे एक बात आज तक ये समझ नहीं आई, अगर सफर कब्र तक का ही है और हमें पता है, दीन ईमान छोड़ दें आप, मैं क्रिश्चियन हूँ या ज्यू हूँ या एथियस्ट हूँ, मैं मुस्लिम हूँ या आप कौन हैं, आप बुद्धिस्ट हैं या आप जो भी आपका रिलीजन है, मोस्ट वेलकम। ये बात तो प्रूवन है कि इस दुनिया से कोई भी जिंदा वापस नहीं गया है, सब मर के कब्र में ही गए हैं, चाहे वो फिरौन था या कोई औलिया अल्लाह थे, इटर्निटी किसी को नहीं मिली। जब मुझे जो ये समझ नहीं आती कि जब कोई ये कहता है कि वो मुझसे आगे निकल गई, वो मुझसे आगे चला गया, मैं पीछे रह गई, ये किस किस्म की दौड़ है, ये कौन सी सड़क है और ये कौन सा रास्ता है। और तीसरा, जब मुझे लोग ये कहते हैं लोग क्या कहेंगे, तो मैं उनसे कहती हूँ मैं तो अपने गेट से निकल के बाहर रोज देखती हूँ, ना तो मुझे आज तक वो लोग मिले हैं, और जब मैं इन लोगों से पूछती हूँ कि ये लोग आपको मिलते कहाँ हैं जो ये बातें करते हैं, डॉक्टर साहब लोग बातें बहुत करते हैं, हमें टेंशन बहुत देते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई, लोग कहते हैं तुम्हारे साथ ये, मुझे आज तक वो लोग मिले नहीं हैं। एंड जब मैं लोगों से पूछती हूँ ना, तो ट्रस्ट मी उनको भी नहीं पता होता ये लोग कौन है। तो ये किन लोगों का स्ट्रेस, अगर आपको स्ट्रेस लेने का इतना शौक है तो इस बात का स्ट्रेस ले लें कि आपका जो अल्लाह ऊपर देख रहा है, जिसके पास जाना है, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में। असल बात तो स्ट्रेस लेने की ये है। अगर आपने वो स्ट्रेस नहीं लेना तो मुझे ये लोग जरूर ढूंढ के दिखाएं कि डॉक्टर साहब लोग ये कहते हैं, लोग वो कहते हैं, लोग ये कहते हैं। कितनी फिक्र है हमें लोगों के कहने की। तो ये जो हमने दिमागों को रोग लगाए हुए हैं ना, इनको मैं कहती हूँ ज़हनी बीमारियां। इन चीजों को रिकग्नाइज करें कि जब आप किसी को खुश देखते हैं और आप खुश नहीं हो रहे, आपको हसद हो रहा है, तो अपने दिल की मुरम्मत करें उस वक्त। अगर कोई आपका बहन भाई, कोई कजन, कोई इंस्टाग्राम पे खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, दुआ करें, माशाल्लाह कहें, और उसके लिए कहें या अल्लाह मेरे बाकी बहन भाइयों को भी, मेरे बाकी मुसलमानों, बाकी इंसानों को भी या अल्लाह खुशियां दे, जो सड़कों पे हैं उनको, उनके लिए भी कुछ करे या अल्लाह। आपको खुशी क्यों नहीं होती? द मोमेंट आपको ये फीलिंग आए कि मैंने किसी की खुशी देख के मेरे दिल में एक दुख की फीलिंग हुई है कि ये मेरे पास नहीं है, मैं इससे ये छीन लूं, इसे अल्लाह ने ये क्यों दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया है, ये थॉट बहुत बड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस का जरिया है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जो है ना, स्पेसिफिकली जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं, ये बहुत सेंसिटिव हैं इमोशंस को। दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर इमोशंस। यानी जो खवातीन जिनकी डिवोर्स हो जाती है या सेपरेशन में है, या जो लड़के लड़कियां मेरे पास आते हैं थ्रू अ ब्रेकअप, उनके हार्मोन्स तबाह हो चुके होते हैं। और जैसे ही वो लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, अपनी मेडिटेशन शुरू करते हैं, इनर वर्क, इसे कहते हैं सोल वर्क। असल में तो दीन हमारा बड़ा सिंपल था, लेकिन हमने इसको दाढ़ी, नमाज, अबाए और पता नहीं किन किन चीजों से जोड़ दिया है। असल दीन ये है कि हम अपने दिल पे काम करें, और जो दिल के थॉट्स अगर साफ हो जाए ना, तो आपके हार्मोन्स आधे से ज्यादा वैसे ही ठीक हो जाते हैं। अगर आपके साथ एक आपकी फ्रेंड है, उसका अच्छी जगह रिश्ता हो गया, यार अच्छी बात है, उसको अल्लाह मियां ने ऐसी किस्मत दी है,
कोई बात नहीं, अल्लाह मियां मुझे किसी और पूरा कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक माँ के पांच बच्चे बराबर हो ना। अगर किसी के पास अच्छी स्किन होती है तो उसके पास अच्छा। दूसरा, जितना मैंने खूबसूरत औरतों को, खूबसूरत लड़कियों को 20-30 साल में अपनी प्रैक्टिस में रुलते हुए देखा है ना, कसम से मैंने और किसी को रुलते हुए नहीं देखा। हुस्न एक कर्स है, ट्रस्ट मी। बिकॉज उसकी वजह क्या है? अच्छा, जो लड़कियां हसीन नहीं होती वो समझती हैं हाय ये तो बहुत हसीन है, उसका हुस्न उसके लिए मुसीबत है। क्योंकि होता क्या है, हसीन औरत के पीछे शिकारी ज्यादा आते हैं। दैट इज नॉट गुड थिंग, दैट इज अ वेरी बैड थिंग। बिकॉज इतने सारे शिकारियों में से वो किसके हाथ चढ़ेगी, माँ बाप किससे रिश्ता करेंगे, दैट इज ऑल मुकद्दर। उसका मुकद्दर है, वो असल कहानी मुकद्दर की है। इसीलिए हजरत अली ने कहा है कि मुकद्दर मांगो, नसीब मांगो। और बहुत सारी मैंने सिंपल सादा मामूली शक्लो सूरत की लड़कियों को राज करते हुए देखा है, अपने फैमिलीज पे, अपने घरों पे, अपने खामन के दिल पे। तो अगर आपको ऐसा खामन नहीं मिला या आपको ऐसा पार्टनर नहीं मिल रहा जो आपकी किसी कजन या फ्रेंड की तरह आपके ऊपर जान नहीं छिड़क रहा, तो क्या आप उससे वो पार्टनर छीनना चाहेंगी, या आप उसकी जिंदगी को देख के हसद करेंगी, या आप उसकी जिंदगी को देख के कुड़ती रहेंगी? अगर आपको ऐसी कोई सोच आ रही है ना, तो इसका मतलब है आपके दिल के ऊपर कालक का अमल शुरू हो चुका है, आपका जिगर काला हो रहा है। आप बैठ के सोचें कि अल्लाह मियाँ ने आपको बहुत सारी ऐसी नेमतें दी होंगी जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अल्लाह किसी को अच्छा मुकद्दर दे और दूसरे को कुछ ना दे। मिलना सबको है, अच्छा मिलना है, लेकिन अच्छे का गुमान रखना जरूरी है। लेकिन ये नहीं हो सकता ना, अब देखिए मेरा एक बच्चा अभी नर्सरी में पढ़ रहा है और दूसरे बच्चे ने MA कर लिया है। अब नर्सरी वाला बच्चा लड़ाई करे जी आपने इसकी शादी धूमधाम से की, मेरे लिए आपने क्या किया, ऐसे ही है ना। लेकिन जब उसका टाइम आएगा तो उसके लिए भी कुछ होगा ना। लेकिन जो नर्सरी वाला बच्चा है वो MA वाला बच्चे की शादी में नाचता भी है, गाता भी है, उसको पता है यार जब मेरा टाइम आएगा मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा मसला हो गया, हम दूसरे की खुशी छीनना चाहते हैं। पहले ऐसे नहीं था, लोग सब्र से काम लेते थे, कनात से काम लेते थे, लोग अपने अपने मुकद्दर पे इसलिए खुश रहते थे कि लोग कहते थे यार छोटी सी जिंदगी है, मरमरा जाना है, इतने गंदे जज्बात से असल में नुकसान किसी का नहीं होता है, नुकसान आपका अपना ही होता है। आप कुड़ कुड़ के जो कहते हैं ना खून काला करना, खून जलाना, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इससे आपकी पिगमेंटेशन बढ़ती है। रिवेंज के बदले, रिवेंज का एक थॉट भी, मैं कल परसों एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं और एक हार्मोन स्पेशलिस्ट है, मैं अक्सर उनके लेक्चर्स, बहुत बड़ी बड़ी सीरीज सुनती रहती हूँ 3-3 घंटों की, और ये बातें मैं 20 साल से कर रही हूँ। और वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम इस बात पे हैरान हैं कि हमने स्टडीज की हैं कि जो लोग पेसिमिस्ट रहते हैं, जो लोग नेगेटिव रहते हैं, जो लोग हर वक्त दूसरे लोगों की जिंदगी से रिवेंजफुल और कंपटीशन और सड़ना कुड़ना, और उनमें एक खास किस्म की ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो उनकी एज को बहुत तेज कर देते हैं, जो उनके अंदर पिगमेंटेशन, हार्ट डिजीजेस, लिवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस पैदा करते हैं। तो अगर आप अपने अंदर शुक्र की आदत डाल लें, जो रिसोर्सेज, जो ताश के पत्ते अल्लाह मियां ने आपके काट, देखें ताश की बाजी एक ही दफा बांटी जाती है, बार बार नहीं बढ़ती। और somebody once told me this very nice story which has changed my life. तब से मेरी जिंदगी का पर्सपेक्टिव ऐसा खुला है कि मैं उस बंदे का आज भी शुक्र अदा करती हूँ। उसने कहा देखो बहन, जो ताश की बाजी होती है ना बाजी, वो एक ही दफा होती है। अब आपकी मर्जी है कि या तो आप अपने दिए हुए पत्तों के ऊपर गौर करें और उससे अपना गेम प्लान बना लें, या फिर आप ये देखते रहें कि उसको A मिला है, उसको K मिला है, उसको क्वीन मिल गई, ओहो मेरे पास तो यक्का नहीं आया, मेरे पास तो A नहीं आया, मैं तो हार जाऊंगी। नहीं, आप गेम A क्वीन और किंग से नहीं जीतते या हारते, आप गेम फोकस से, डेडिकेशन से, गेम प्लान से जीतते हैं। तो मैंने ये देखा है कि ये जो जज्बात है ना, नेगेटिविटी, इसको आइडेंटिफाई करें। अगर ये आपकी बॉडी में पैदा हो रही हैं ऐसी फीलिंग्स, अपनी थेरेपी शुरू करें, अपने पे काम शुरू करें, वॉक पे जाएं, रनिंग करें, अपने जो आपके हिडन टैलेंट्स हैं उन पे काम करें और अपने आप को डांट टपट करके सीधा करें कि ये मुझे दिल को बीमारी लग रही है, मेरे जिगर को बीमारी लग रही है। हसद ऐसी चीज है जो आपको खा जाएगा, दूसरे को इसका कोई नुकसान नहीं होना है, आपकी अपनी बॉडी तबाह हो जाएगी। और 90% लोग मैंने देखा है घर में बैठे कुड़ते रहते हैं,
उसको तो मिल गया, और भाई जैसे मिल गया देख उठ के उसकी लाइफ की स्ट्रगल तो आपको नजर नहीं आई ना पीछे, आपको तो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी नजर आई है, उसने उसके पीछे कितनी रातें काली की हैं, उसने कितने दिन खपाए हैं, कितने धक्के खाए हैं सड़कों पे, उसने क्या क्या काम किए हैं। उसने इस स्टोरी को इंस्टाग्राम पे एक बहुत प्यारी सी पैकिंग में पेश कर दिया है, इसलिए आपको लग रहा है ओहो हो जी इसको तो ओवरनाइट सारा कुछ मिल गया। प्लेट में पका पकाया बहुत कम लोगों को मिलता है, इसके लिए साल हर साल की मेहनत होती है, 20-20 30-30 साल लोगों को लग जाते हैं स्किल को हासिल करने में, स्किल को एम्पावर करने में, चीज़ों को मास्टर करने में। हसद से बचें, रंज से बचें, नाशुक्री से बचें, पेसिमिज्म से बचें, नेगेटिविटी से बचें। कुछ नहीं समझ आती, पूरी अलमारी का सामान निकाल लें, किचन के बर्तन निकाल लें, लेकिन ये फैसला कर लें कि मैंने कोई नेगेटिव थॉट नहीं सोचना। सिर्फ ये सोच लें कि वो लोग जो अंधे हैं, अगर आप सिर्फ गुर्दे के अस्पताल में चले जाएं और वहाँ कितने डायलिसिस रोज के होते हैं अगर आप देख लें, और उन लोगों की जिंदगी देख लें जो थैलेसीमिया में है, तो आप अपने 4 हाथ पांव और आंखों का ही शुक्र अदा नहीं कर सकते। और इन दैट केस कि आपके पास सेहत है, आपके पास सब कुछ है, और आप फिर भी नाशुक्री कर रहे हैं और दूसरे लोगों की खुशियां देख के इस तरह सोच रहे हैं कि मैं इससे छीन लूं, और अल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं दिया। तो नाशुक्री इसी तरह होती है, इसी को नाशुक्री कहते हैं। जो अल्लाह ने आपको दिया है उसका बेस्ट यूज करें। और इतनी बड़ी जिंदगी नहीं है, देखिए अगर बेनज़ीर भुट्टो साथ अपनी कब्र में कुछ नहीं ले गई है ना, उसके सारे पैलेसेस और सारा कुछ यहीं पड़ा है, साथ कुछ नहीं ले गई वो। फिर उन्होंने अपने साथ बड़े बड़े सोने रखे थे, सोने के काटरे, जूते, और पता नहीं क्या क्या निकल रहा है उनके उन पिरामिड से, सब कुछ निकल आया है, लेकिन वो चले गए हैं। तो सवाल, मैं यहाँ ना मजहब की बात कर रही हूँ, ना दीन की बात कर रही हूँ, कन्विक्शन की बात कर रही हूँ कि चले सबने जाना है और ले कुछ भी नहीं जाना है। तो इतना इसको संजीदा लेना और इतना इसके ऊपर परेशान होना और इतना लालच में आना कि आप यतीमों का हक मारें, लोगों की खुशियों को छीनें, लोगों की तलाकें करवाएं, उनकी लड़ाइयाँ करवाएं, बच्चों को यतीम करें, लोगों के बच्चों को रगड़ों में लाएं, बड़ा कुछ हो रहा है घरों में, सोसाइटी में, जिससे नजर आता है कि सोसाइटी का फैब्रिक बहुत खराब हो गया। तो पिगमेंटेशन इन सब चीजों से जुड़ी हुई है, इन सब चीजों का हार्मोनल इम्बैलेंस से ताल्लुक है, बिकॉज ये आपके लिवर पे, आपकी किडनी पे, आपकी ओवरीज पे डाइट ही सिर्फ असर नहीं कर रही होती, आपकी सोचें ज़्यादा असर कर रही हैं। अभी रिसेंटली एक डाटा मैंने पढ़ा है जिसमें उन्होंने ये साबित किया है, बात बहुत पहले लंबी हो गई और लंबी हो जाएगी, कि जो आपकी ओवरीज और हार्मोन्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेस एंड नेगेटिव थिंकिंग और पेसिमिज्म का ज़्यादा असर है एज कम्पेयर टू बैड डाइट एंड बैड लाइफस्टाइल। अब आपस में ये भी हम स्टडीज इस वक्त हो रही हैं कि कौन सी चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट है। सिर्फ डाइट भी इसका भी इफेक्ट नहीं है, आपको अपने पूरे बॉडी को सेट करना है अंदर से बाहर तक। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सर्केडियन रिदम। हमने बात कर ली रात 11 से सुबह 5 बजे तक मत सोएं। इस टाइम में एक ऐसा गंदा हार्मोन पैदा होता है, अगर आप स्क्रीन पे हैं, अपने नोट पैड पे हैं, अपना लैपटॉप देख रहे हैं, तो एक हाइपोथैलेमस और यहाँ पे एक होता है हिपोकैम्पस, उसके अंदर एक ऐसा हार्मोन पैदा होता है जो सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन की कांस्टेंट स्टेट। आप नोट करें, ये लोग जो रातों को जागते हैं ना, उनकी खास किस्म की शक्ल बन जाती है। मेरे क्लिनिक में एंटर होते हैं पहले पता चल जाता है, मैं कहती हूँ आप रात को जागते हैं, क्योंकि उनकी शक्ल एक ज़ॉम्बी की शक्ल बन जाती है। वो दे आर नेवर प्रॉपर अवेकन, ऑल द टाइम स्लीपी, दे आर ऑलवेज ईटिंग समथिंग, ऑलवेज हंग्री, उनमें कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता है आफ्टर 6 months। तो आप अपना सर्केडियन रिदम ठीक करें, नेचर के साथ लड़ाइयाँ मत मोल लें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, जो भी करना है यार अपने दिन के टाइम में करें और रात को सोएं। अगर आपको डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, खुदा का वास्ता है यार जाके किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, साइकेट्रिस्ट से मिलें प्लीज। साइकेट्रिस्ट एक से एक अच्छा बैठा हुआ है। अच्छा, एडिक्शन हो जाती है जी, मुझे जी एडिक्शन हो गई जी, मुझे तो नींद की गोली की एडिक्शन होगी। नींद की गोली की एडिक्शन का डर है, आप मेलाटोनिन हार्मोन शुरू कर लें विच इज वेरी सेफ, नॉन एडिक्टिव। डॉक्टर से दवाई ले लेंगे जी, हमें तो सारी जिंदगी वो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, फिर क्या होगा? क्यों आप ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ सारी जिंदगी बड़े आराम से टॉफियों की तरह खाते हैं। अगर आपका दिमाग सही चलेगा और आपके इर्द गिर्द के 6-7 लोग टॉक्सिसिटी से बचे रहेंगे, तो बाकी लोगों का भी कोई भला हो जाएगा।
کیونکہ لوگ جو ڈپریشن اور انزائٹی ڈس آرڈرز اور بائیپولر اور شیزوفرینک اور نارسسزم میں پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے تو دائیں بائیں کی زندگیاں تباہ کی ہوئی ہیں لوگوں کی. تو خدا کا واسطہ ہے دوائی لیں جا کے. اور جہاں تک بات رہے کہ ڈپریشن کی دوائیوں کی عادت پڑنے کی، تو کیا ہم لوگوں کو لون کے سوٹوں کی عادت نہیں ہے؟ ہمیں دکھاوے کی عادت نہیں ہے؟ ہمیں ہر وقت کسی برادری میں پتہ نہیں کہاں ہے وہ برادری جس کو ہم نے کچھ ثابت کرنا ہوتا ہے، قرضے لے لے کے ہم اپنی شو بازی کی ہمیں عادت نہیں پڑی ہوئی. تو آتے تو ہمیں نشے تو بہت سارے پڑے ہوئے ہیں ہمیں، لیکن جہاں بات آتی ہے جی ڈپریشن کی دوائی کی، نہیں ڈاکٹر صاحب میں کوئی ذہنی مریض تھوڑی ہوں، میں دوائی نہیں لے سکتی. بھئی آپ کیوں نہیں لے سکتی؟ آپ نے سارے گھر کی زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے، خدا کا واسطہ دوائی لے لیں جا کے. اچھا، نمبر 2، گڈ ہارمونز اور بیڈ ہارمونز جو ہے یہ بہت لمبی ڈسکشن ہے، ہم نے اس پہ کافی بات کر لی ہے. ٹین ایج کا ڈپریشن اور سٹریس بہت بڑھ رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا، سوشل پریشر ٹو لک نائس، اس نے بچوں کا پڑھائی سے فوکس ہٹا دیا ہے. بس اب لوگ گڈ پہ ہی رہ گئے ہیں ہم لوگ، اور جلدی سے ہم کہیں جا کے کسی کافی ہاؤس میں ٹیگ کر لیں گے میں یہاں آیا تھا، میں یہاں آئی تھی. I don't know what does it mean to you، بٹ آپ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، اور یہ سوشل انزائٹی کی بہت بڑی ریزن بن رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بیوٹی سٹینڈرڈز ہمارے بہت آرٹیفیشل ہو گئے ہیں. بیوٹی سٹینڈرڈز کے لیے بچیاں جو ہیں ٹین ایج میں بے تحاشا میک اپ خرید رہی ہیں. برانڈز اینڈ کیپٹلسٹ سوسائٹی جو ہے ہماری، وہ اتنا پیسہ بنا رہی ہے ٹین ایج بچوں کے سٹریس کو. دیکھیں نا، ایک بچے کی ایک سٹریس آ رہا ہے، میں اچھی نہیں لگ رہی. اس کے لیے آپ کو کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے جو آپ کو نیچرلی اچھا اور خوبصورت بنائے. آپ کو فاؤنڈیشنز، بی بی کریمز، ایک لڑکی نے 15 فاؤنڈیشنز لی ہوئی ہیں، 6,000 طرح کی سن بلاک ہیں، 6,000 طرح کے بی بی کریمز ہیں، ڈریسنگ ٹیبلز بھری ہوئی ہیں، اور پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں لگاؤں کیا، اور لگا کے میں لگتی پھر کارٹون ہوں تھوڑی دیر کے بعد. تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے. پرانے وقتوں میں مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، میں وہ والی آنٹی نہیں بننا چاہتی جو ہر وقت کہتے رہتے ہمارے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، لیکن واقعی ایسے ہوتا تھا کہ ہمیں سوائے لوشن کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا. ایک جوتی پڑتی ہوتی تھی پیچھے سے کہ تم لوگ شیشے کے سامنے فالتو کیا کھڑے ہو، کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں کھڑے ہوئے، تم لوگوں کا کام کیا ہے یہاں پہ. تو ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی اچھی اپروچ نہیں، لیکن مطلب اس سختی کی وجہ سے چلو ہم پڑھ تو گئے نا، جوتے پڑھتے تھے لیکن پڑھائی تو ہو گئی نا. اب کیا ہے، پڑھائی شڑائی ہو نہیں رہی، اور سارا فوکس جو ہے وہ اچھی لکس پہ ہے. اس کا سٹریس بہت ہے، فلانی لڑکی زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اس کو ٹیچر زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اس کے پیچھے زیادہ لڑکے بھاگ رہے ہیں. یہ سٹریس مجھے لگتا ہے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سٹریس کی بیک گراؤنڈ میں جو تھاٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا آپ کی یہ ایج جو ہے یہ کچھ بننے کی ہے، اور اس ایج میں اگر باقی لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ نے اگر کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب ریزنز ہیں جو پگمنٹیشن کے اوپر اثر لا رہی ہیں. اس میں کانسٹیپیشن کا بھی رول ہے، اس میں لیور کو بھی ڈیٹاکس کرنا ہے. نیٹ ایٹنگ کے اوپر بھی بات ہو گئی ہوئی ہے پہلے بہت زیادہ. کانسٹیپیشن کسی صورت نہیں ہونی چاہیے آپ کو. ڈائٹ میں سے جو چیزیں نکالنی ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کر لی ہے. تو یہ میں نے پگمنٹیشن کو ایک کوہیسو طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. باقی مینوپاز اور پیری مینوپاز میں بھی پگمنٹیشن بہت برا ہٹ کرتی ہے. باقی ہم ان سب ٹاپکس پہ ہم الگ الگ ویڈیوز پھر بعد میں بنائیں گے.